हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि डाइजेशन होता क्या है। हमने कहा कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा कि ऐसा करना ज़रूरी क्यों है। हमने कहा कि क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड इंटेक करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से एनर्जी नहीं ले सकती है। तो अगर हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो हमारे खाना खाने का फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए हमें एनर्जी मिलती है स्मॉलर फॉर्म से। तो हमारी बॉडी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। फिर हमने कहा कि भाई इस डाइजेशन के प्रोसेस में दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है हमारे कुछ ग्लैंड्स, जिन ग्लैंड्स को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, हमने कहा कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शुरू होती है हमारे माउथ से और एंड होती है हमारे एनस पे। हमने कहा कि जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सभी हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। हमने इन सब की सिक्रीशंस के बारे में देखा। हमने कहा कि कौन सा ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमने इन सब चीज़ों को और एलिमेंट्री कैनाल का भी हमने एक एक पार्ट डिटेल में कर लिया था। और ऐसे ही हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कर लिए थे। उसके बाद में फिर हमने कहा कि भाई अब हम प्रॉपर डाइजेशन को देखने वाले हैं। हमने कहा कि देखेंगे कि एक एक बायोमोलिक्यूल के डाइजेशन कैसे होती है। तो हमने कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन देख लिया। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन देखी, उसके बाद में हमने प्रोटीन की डाइजेशन कर ली। अब नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल आता है जो होता है हमारा फ़ैट। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फैट, और शायद न्यूक्लिक एसिड का भी कर लेंगे। तो हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ फैट। देखिए फ़ैट क्या होता है, ये चीज़ तो हम सब ने देख ली है। कौन सा चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स में। देखिए मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हमें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, और हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था पहले। तो अगर किसी ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें बनी हुई हैं वीडियोस। और वो चैप्टर टफ नहीं है, बस थोड़ा दिमाग खोल के समझना होता है और एक अच्छे टीचर से समझना होता है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमने कहा था कि यार जो हमारा फ़ैट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। मैं जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ। हमने कहा था कि जो फ़ैट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होती है अपनी अल्कोहल, प्लस में दूसरे होते हैं हमारे फैटी एसिड्स। देखो हमने कहा कि जो हमारी फ़ैट्स होते हैं वो बने होते हैं मिलकर दो चीज़ों से। एक होती है हमारी अल्कोहल, दूसरे होते हैं हमारे फैटी एसिड। ठीक है, अब अल्कोहल में हम मेनली ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता था, CH2OH, CHOH, CH2OH। और फैट्स को ही ना हम लिपिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जिसने पढ़ा होगा उसको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो हमने कहा कि डाइजेशन ऑफ फैट। अब हमें क्या करना है, लिपिड, हमारा भाई लिपिड का मॉलिक्यूल है, हमें उसे तोड़ना है। क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से एनर्जी नहीं ले सकती है, तो हमें क्या करना है, लिपिड को यार तोड़ना है। लेकिन जैसे अभी तक हमने प्रोटीन वगैरह देखा, लिपिड को ना तोड़ना इतना आसान नहीं है। मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पढ़ा हमने, उसमें क्या है सिंपली चीज़ें हो गई थी। लेकिन लिपिड में ना थोड़ा हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि फ़ैट की डाइजेशन जल्दी नहीं होती, तभी तो वह एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हम कहते हैं अब लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है लाइपेज। जैसे कि प्रोटीन के लिए था प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं लाइपेज। तो देखिए दो तरह के होते हैं लाइपेसेस। एक होते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं
और दूसरे होते हैं जो काफ़ी मतलब जो 100 में से 80% काम जो कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं मेजर लाइपेज। और 20% जो 15-20% काम कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं माइनर। तो जो माइनर है वो कौन से हैं? लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। वहीं पे जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है यानी कि फ़ैट की डाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो है हमारा पैनक्रियाज। और पैनक्रियाटिक लाइपेज का ना एक और नाम होता है। देखिए, हमने जब पैनक्रियाज पढ़ा हमने कहा कि पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं, और हमने देखा था कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें हमें लाइपेज देखने के लिए मिलता है। मतलब अब भाई पैनक्रियाज से जो लाइपेज आ रहा है उसको हम नाम देते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज, और वो जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है उसका एक और नाम होता है, वो होता है स्टेप्सिन। तो अभी तक हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है किसमें? फ़ैट की डाइजेशन में। अब हम कहते हैं कि फ़ैट की डाइजेशन होती कैसे है। देखो होगा क्या कि जैसे कि ये हमारा फ़ैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये हमारा फ़ैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ये अपना फ़ैट का एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल था, हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जब हमने लीवर पढ़ा था तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि लीवर जो होता है वो बाइल जूस रिलीज़ करता है, और उस बाइल जूस में दो चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। कौन कौन सी थी वो दो चीज़ें? एक होते थे हमारे, देखिए बाइल में हमको दो चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। एक होते थे हमारे पिगमेंट, दूसरे होते थे हमारे सॉल्ट। इसको हम कहते थे बाइल पिगमेंट, इसको कहते थे बाइल सॉल्ट। जो बाइल पिगमेंट होते थे वो दो होते थे, बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन। वहीं पे बाइल सॉल्ट कौन कौन से होते थे? जैसे कि सोडियम टोरोक्लेट हो गया था, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गए थे, ये सभी हमारे बाइल सॉल्ट थे। ये मैंने रिवाइज़ करवाया है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ा सा कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो यार हमने क्या कहा? हमने कहा कि अभी हम लिपिड यानी कि फ़ैट की डाइजेशन देख रहे हैं। हमने कहा ये हमारा एक फ़ैट का बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल था, या कह सकते हैं फ़ैट का ग्लोब्यूल था। अब हमने क्या किया, इसको पहले तो ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हमारे, या कह सकते हैं फ़ैट के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हुए, इसके ऊपर ना हमने बाइल सॉल्ट लगा दिए ऐसे करके। ये जो अपने सॉल्ट हैं बाइल सॉल्ट, ये हमने इसके ऊपर लगा दिए। ऐसा ही हमने सभी में किया। अब ये जो प्रोसेस हुआ, पहले कौन सा प्रोसेस? अपने बड़े से फ़ैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों पे बाइल सॉल्ट को लगाना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस चीज़ में पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं हम, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है। यार हमने क्या कहा कि पहले एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था फैट का, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, इसके ऊपर बाइल सॉल्ट लगा दी, और ये जो चीज़ बन गई ना पूरी, छोटा सा फैट का मॉलिक्यूल और प्लस में ये मैं लिख देती हूँ स्मॉल फैट मॉलिक्यूल यानी कि छोटा सा फैट का मॉलिक्यूल प्लस में बाइल सॉल्ट। इसको हम एक नाम देते हैं जो होता है हमारा मिसल। तो क्या कह सकते हैं कि मिसल फॉर्मेशन हो गया, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम, या कह सकते हैं मिसल के बनने की फॉर्मेशन को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अब उसके बाद में हम कहते हैं ठीक है, ये जो हमारा इमल्सिफाइड फैट हो गया इसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अब भाई हमें ट्राइग्लिसराइड थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड चाहिए। ये चीज़ कैसे? अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स में कर चुके हैं ये सब, लेकिन काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने वो नहीं पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ समझो, लिपिड क्या होता है? हमने कहा कि लिपिड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला इसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है एक हमारी ग्लिसरॉल यानी कि अल्कोहल प्लस में 3 फैटी एसिड।
एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड को हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और हम क्या सोचते हैं कि 3 ग्लिसरॉल और 1 फैटी एसिड होगा, ऐसा नहीं है, ये चीज़ याद रखो। ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं हम एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड को, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमें भाई इमल्सिफिकेशन करके ट्राइग्लिसराइड मिल रहे हैं, लेकिन हमको ट्राइग्लिसराइड थोड़ी ना चाहिए, हमें तो ये वाली फॉर्म चाहिए, ये वाली। लेकिन ये फॉर्म अभी तो मैंने लिखा है कि ट्राइग्लिसराइड होते हैं, लेकिन ये जब ट्राइग्लिसराइड होगा ना वो ऐसे एक ही बॉल की फॉर्म में होगा, ऐसे एक बॉल की फॉर्म में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पता है ये बॉल बनी किस चीज़ की है, इसमें 3 फैटी एसिड हैं और 1 ग्लिसरॉल है, ये बात हमें पता है। लेकिन वो ना इसका एकदम मिक्सचर सा बन गया। अब जैसे कि आप समझो कि हमें चाय दी गई, एक कप में चाय दी गई है, और हमसे कह दिया कि भाई इस चाय में 1 चम्मच चीनी है, 1 चम्मच पत्ती है, 1 कप दूध है, ये हमें बोल दिया। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, हाँ ठीक है मुझे पता है कि इस चाय में इतना इतना ये सब है। इसी तरीके से मैं कह रही हूँ यहाँ पे मुझे पता है ट्राइग्लिसराइड 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बना है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे उस चाय में से वो जो 1 कप दूध है उसे अलग करना है, उस 1 चम्मच पत्ती को अलग करना है, 1 चम्मच चीनी को अलग करना है, ठीक है, ये चीज़ करनी है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 ग्लिसरॉल को अलग करना है और 3 फैटी एसिड को अलग करना है। और फिर जब वो अलग हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि हाँ भाई फ़ैट का डाइजेशन हो गया है। तो हम देखते हैं वो कैसे होता है। हमें ट्राइग्लिसराइड मिला, उस पर लाइपेज आके एक्ट करेगा, क्योंकि भाई लिपिड या फिर फैट को डाइजेस्ट करने वाला वो ही एंजाइम होता है। लाइपेज आया, ट्राइग्लिसराइड पे लाइपेज एक्ट करेगा तो क्या बना देगा, डाइग्लिसराइड प्लस में फैटी एसिड, ठीक है। फिर डाइग्लिसराइड पे आया लाइपेज, फिर मोनोग्लिसराइड मिल गया और 1 फैटी एसिड मिल गया। फिर उसके बाद में फाइनल चीज़ आएगी मोनोग्लिसराइड जो होगा, उस पर जब लाइपेज एक्ट करेगा तो हमें मिल जाएंगे 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। और यही तो एंड प्रोडक्ट है। अभी तो हमने देखा कि यही मिलना चाहिए था हमें। तो ये था हमारे फ़ैट की डाइजेशन के बारे में। हमने कहा कि भाई पहले इमल्सिफिकेशन हो जाएगी फ़ैट की, उसके बाद सिंपली जैसे बाकियों में डाइजेशन हुई थी एंजाइम के, उससे वो हो जाएंगी। तो ये था फ़ैट के डाइजेशन के बारे में। अब उसके बाद में देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन के बारे में। देखिए न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के बारे में बात करें अगर हम, ये हमने कौन सा चैप्टर में पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स में ही। जब हमने न्यूक्लिक एसिड होते क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। यार न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते थे, डीएनए और आरएनए, और इनका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो हमने क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड है, अब भाई इसे डाइजेस्ट करना है। न्यूक्लिक एसिड पे सबसे पहले जो एंजाइम आएगा वो आएगा न्यूक्लियेज। न्यूक्लिक एसिड यानी कि मान लीजिए डीएनए है या फिर आरएनए भी हो सकता है। हमने कहा कि भाई डीएनए और आरएनए है, एक एंजाइम आया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब न्यूक्लियोटाइड पे एंजाइम आएगा न्यूक्लियोटाइडेज, जो नाम है वही उसके पीछे एज लगा दो, न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। फिर न्यूक्लियोटाइडेज हमारे न्यूक्लियोटाइड से बना देगा न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट। फिर अब न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोसाइडेज, और फिर हमें फाइनली अपना एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा शुगर, नाइट्रोजनस बेस और हमारे फॉस्फेट। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ से आ रहा है। तो बस न्यूक्लियस जो है वो पैनक्रियाटिक जूस से आता है, बाकी न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज ये इंटेस्टाइनल जूस से आते हैं। तो पता है कैसा क्वेश्चन आएगा कि इंटेस्टाइनल जूस का कौन पार्ट नहीं है, या पूछ लेगा पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट कौन नहीं है। या तो हमें बस ये याद रखना है कि कौन सा एंजाइम कहाँ से आ रहा है। न्यूक्लियस आता है हमारे पैनक्रियाटिक जूस से, और जो हमारा न्यूक्लियोसाइडेसिस और न्यूक्लियोटाइडेसिस होते हैं आते हैं इंटेस्टाइनल जूस से। तो बस यही था। और जी अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, बस एक पार्ट बच रहा है इस चैप्टर का, जिसमें हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। और उसके बाद में फिर हमें थोड़ा सा बस हॉर्मोन्स वगैरह देखने हैं, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आई नो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी तो है यार, ह्यूमन फिजियोलॉजी इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। बस यही चैप्टर बड़ा है, बाकी तो छोटे ही हैं। So if you like the video then please press the like button
and also share your uh, reviews and feedback in the comment section. And yes, please subscribe my YouTube channel, and if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my notes. And thank you again.